हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान, रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारी जो नई सीरीज़ है ऑटोइम्यून डिजीज़, उसका आज जो टॉपिक है हमारे पास वो बड़ा आम है और मासवाए होम्योपैथी के दुनिया में इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इससे हमारे बेशुमार जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 1% लोग इसमें मुब्तला हैं। तो ये बड़ा आम टॉपिक है और इसके साथ हमने जी ट्रैक का एक और टॉपिक भी हमने रखा हुआ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है और क्रोन डिजीज़ है, उसको भी हम करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और दुनिया भी इससे मुस्तफ़ीद होगी, इस इलाज से, होम्योपैथिक इलाज से। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज, जैसे रूटीन है हमारी, एक अफरोज़म का पढ़ना और उसको डिस्कस करना, तो मैं आज का जो अफरोज़म है हमारे पास 189 अफरोज़म बड़ा अहम है और ये 4-5 जो पिछले अफरोज़म में हैं वही इसी पे डिस्कस कर रहा है, इसी बात पे ये डिस्कस कर रहा है कि जो बैरूनी बीमारियां हैं, क्या वो बैरूनी बीमारियां हैं जो जैसे कोई स्किन पे कोई चीज़ है, कोई ग्रोथ है, तो ये क्या इनको हम बैरूनी बीमारियां समझें या इनको हम अंदरूनी बीमारियां समझें। तो पिछले 2-3 अफरोज़म भी इसी पे बात हो रही थी। इस दफ़ा भी बात करना चाह रहा है वो। इस बात की थोड़ी सी झलक हमें कायल करने के लिए काफ़ी है कि कोई भी बैरूनी मर्ज अलबत्ता कोई सख्त चोट ना हो, बगैर किसी अंदरूनी वजह के और ना ही बगैर पूरे वजूद के तावन से, ना तो वो शुरू हो सकता है, ना ही वो बाकी रह सकता है और ना ही वो बिगड़ सकता है। नतीजन जिस बीमारी की हालत में आ जाता है, ये बगैर बाकी मांदा सेहत के तावन के और तमाम जिस्म के इश्तराक के सेहत में बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता। बस जिस्म के तमाम अज़ा मिलकर एक नाकाबिले तकसीम एहसास और फेल पैदा करते हैं। होंठों पर दाने, उंगली का सूज जाना, बगैर पुरानी और बेक वक्त अंदरूनी सेहत की खराबी के नमूदार नहीं हो सकते। वो कहता है कि दुनिया जितने भी जिस्म पे कोई भी ग्रोथ आती है, चाहे वो कोई दाना निकलता है, कोई पिंपल बनता है, मास वाइज सख्त चोट के, ये अंदरूनी जिस्म के जो अफ़ाल हैं, जो साख्ते हैं, उसके बगैर नामुमकिन है, ये नमूदार हो ही नहीं सकते। और जब ठीक भी होंगे तो वो इसी तरह ठीक होंगे कि वो अंदरूनी इलाज से ही ठीक होंगे। तो ये आप कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि कोई भी ऑइंटमेंट लगाना, कोई भी मरहम लगाना, कोई लोकल सर्जरी करना, काट छांट करना जो है, ये स्किन पे नमूदार होने वाली किसी बीमारी का कोई हल नहीं है। मास वाए सख्त चोट की वो बात कर रहे, इंजरी की बात कर रहे। लिहाजा जिस्म पे कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नमूद होती है या कोई चीज़ भी ज़ाहिर होती है, आप उसको पूरे तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसका कोई कॉजेटिव फैक्टर ढूंढें, वो बीमारी की कोई वजह देखें या वो बीमारी क्या है, उसके मुताबिक उसका इलाज करें। ये बिल्कुल छोड़ दें कि मैंने ऊपर मरहम लगानी है, मैंने इसे निस्तर से काट देना है। लिहाजा वो कहता है ये बहुत ही पुराना फरसुदा निज़ाम था, हम इसको दफन करते हैं और हम ये समझते हैं कि जिस्म पे कोई भी नमूदार चीज़ नमूद होती है या नमूदार होती है, उसका तल्लुक इंटरनल ऑर्गन से है और वो टोटल आपकी जो जिस्म पूरा उसमें इन्वॉल्व होता है।
तो ठीक है जी, ये फ्रोजन आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जब भी किसी चीज़ का इलाज करें तो ये जहन में रखें कि वो बर्न है, या बर्न भी चोट में आता है, इंजरी है, चाहे वो बर्न्स की इंजरी है, चाहे वो आपको कोई गिरने की इंजरी है, चाहे वो कोई शार्प एज की इंजरी है, चाहे वो ब्लंट किसी डंडे की इंजरी है, वो सारी इंजरी तो हम कंसीडर कर सकते हैं लोकली। और जैसे उस पर कैलेंडोला लगा दिया या उसको अर्निका इंटरनली खिला दिया, उसको भी हम इंटरनली दवाई खिलाते हैं। और कैंथरस जैसे इंटरनली खिला दी, एंथ्रेक्सिनम खिला दी, कास्टिकम खिला दी, सल्फर खिला दी। जैसे चोट की बेशुमार दूसरी दवाइयाँ, अर्निका है, बेलस है, रूटा है, सेंफाइटम है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप और कोई उसमें नमूद आती है तो आप उसको एक्सटर्नल बीमारी का नाम नहीं दे सकते, ठीक है जी। इवन देखें ना, मीजल खसरा होता है, चिकन पॉक्स है, हर्पीज है, ये सारी इंटरनल बीमारियां हैं। इसलिए वो आपको ताकीद कर रहा है कि हो सकता है किसी को मीजल हो सकता है किसी को हर्पीज हो सकता है किसी को चिकन पॉक्स हो सकता है किसी को स्केबीज हो सकता है सोराइसिस हो। तो आप उसके ऊपर जो है दवाइयाँ मल के आप चाह रहे हैं कि इससे ये ठीक हो जाएगा, तो बजाय इससे ठीक होने के उससे सप्रेशन होगी, और सप्रेशन होने से इंटरनल ऑर्गन को डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए मना कर रहा है आपको। आते हैं जी इस पे, लाएं जी। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज, आगे चलें जी। पहले थोड़ा सा हम टिश्यू देख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करें जरा, ये बड़ा हो सकता है। 4 माइल्ड टाइप ऑफ टिश्यूज हैं ये सेल, 4 बड़े टाइप्स हैं टिश्यूज की। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना इसलिए चाहता हूं कि आप ये थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए कि जब हम आगे डिजीज को पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा हो कि सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं। तो 4 मेन टिश्यूज है, जैसे नर्व्स का टिश्यूज है, नर्व के सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है जी, मसल्स के टिश्यूज हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज हैं। तो जो ये ध्यान में रखें कि ये थोड़ा सा इसको बड़ा, पहले ऊपर से शुरू करें। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे जो पहली एक आपको पिक्चर नजर आएगी, ये नर्व के टिश्यूज की है। और आप सोच रहेंगे ये पढ़ाने लगा है सीलियक डिजीज, तो ये टिश्यू क्यों हमें दिखा रहा है? ये इसलिए दिखा रहा है कि ताकि जब हमें आगे डिटेल पढ़ेंगे, जब हम आंत के अंदर जाएंगे या मैदे के अंदर जाएंगे, तो वहाँ हमें एक लेयर मिलेगी कि पहली एपिथेलियल है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल लेयर है, नीचे कनेक्टिव टिश्यूज है, फिर मसल के टिश्यूज है, ताकि आपको पता हो कि ये टिश्यूज क्या है। तो ये फिर ये टिश्यू जो है पूरी बॉडी के अंदर इनकी कवरिंग है, इनकी लाइनिंग है। तो बाद दफा आप किसी डिजीज की जब पैथोफिजियोलॉजी, जैसे आप गनोरिया की पैथोफिजियोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो स्टार्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को पहले हिट करेगा, फिर एपिथेलियल को ब्रेक करेगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, फिर नीचे वेसल्स बड़े हैं, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में दाखिल होगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा, फिर सारे ऑर्गन में शामिल होगा। तो ये लेयर समझाने का मकसद ये है कि ताकि आपको डिजीज को समझने में आसानी हो। हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो जोड़ने वाले होते हैं। ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो आपको वो ब्लड सेल भी हमने दिखाया है, क्योंकि ये ब्लड सेल जो है ये एपिथेलियल और मसल लेयर के नीचे एक पूरी फौज पड़ी होती है, जहां आपकी डिफेंस मैकेनिज्म सारा होता है। तो प्रोटेक्टिव वो सारा आपका, जिसमें टी सेल हो गया, बी सेल हो गया, ये सारे सेल नीचे वाइट सेल की सारा हिस्सा है। तो इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं। और ये देखें, ये कौन सा ये है? हाँ जी, हाँ, एडिपोस है। और इसमें आपको ये जो होते हैं, इसके अलावा आपके कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज जो होती है, ये जो होता है ये आप लचकदार हड्डी होती है जो
किसी हड्डी के साथ जुड़ी होती है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर हो, लचक आए। जैसे नाक की हड्डी है, ये कार्टिलेज है। तो मुख्तलिफ जगह पे जो जोड़ों के साथ भी कार्टिलेज कनेक्टेड होती हैं ताकि आपको उसके अंदर लचक हो, एकदम हड्डी टूट ना जाए। अब इसके इस राइट साइड पे आपको जो इसकी इकसाम नजर आएंगी, ऊपर करें जरा, नीचे करें जरा, ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यूज जो है, ये एपिथेलियल जो टिश्यूज है, ये सारी आपकी जो है बॉडी की लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग, बाहर की जो जैसे स्किन है हमारा है, ये सारी लेयरिंग जो है, ये लाइनिंग जो है, ये एपिथेलियल के साथ वाबस्ता होती है। और एपिथेलियल टिश्यू की आगे बहुत सारी इकसाम है। मतलब ये जो सिंपल स्कोमस है, ये भी एपिथेलियल है। और सिंपल बाल्डे में है, ये भी, जैसे ये नीचे वाला देखें आप, एक तीसरे नंबर वाला। फिर सिंपल कोलोमनर है, ये भी टिश्यू है, सेल है। और नीचे ये है स्ट्रेटिफाइड स्कोमस है, और नीचे मसल टिश्यूज आ गए। ठीक है ना। तो ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि जब हम डिजीज़ को ये पढ़ेंगे, अल्सरेटिव को पढ़ेंगे, क्रोन को पढ़ेंगे, और जब हम उसको पढ़ेंगे, सीलियक को पढ़ेंगे, तो देखेंगे हमारा कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है। लाइन जी आप। नेक्स्ट स्लाइड लाइन जी। अब ये फिर उसने एपिथेलियल टिश्यू दिखाया है, इसका पूरा उसने स्ट्रक्चर दिखा दिया है। एपिथेलियल टिश्यू का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया है, और इसके फंक्शन, टाइप एंड मोर। तो ये थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए हम मकसद ये था कि आप जब हम एक्सेल डिजीज पे जाएंगे तो फिर हमारे लिए मसला पैदा होगा कि हमें इसको ना समझ रहे हैं। अगर हमें ना समझें तो ये देखें, इसमें मुख्तलिफ जगह टाइप्स दिखाई हुई हैं। और ये एक आप इसको अगर देखें, ये राइट साइड का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करें जी। ये वाला, अब देखें, ये वो पूरा सेल उसने दिखाया हुआ है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। थोड़ा सा ऊपर करें जी, थोड़ा सा ऊपर बात। अब ये देखें, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो ब्लड जहां पड़ा होता है। ये वो जगह वो दिखा रहा है कि ये डॉट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, और इसके गिर्द साइटोप्लाज्मा है, ये जो थोड़ा वाइटिश ग्रेइश चीज है। और उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको दिखाई है, फिर कनेक्टिव टिश्यू दिखाए हैं। तो साइटोप्लाज्मा जो है, ये सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये सेल के न्यूक्लियस के बाहर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पड़ा होता है। डीएनए जो है बेसिकली मेन रोल है, सारा प्रोग्रामिंग डीएनए करता है, और वो फिर जो है आरएनए के जरिए ये जो आपका साइटोप्लाज्मा इसके अंदर भेजता है, और वो फिर पूरी बॉडी में सारा फंक्शन सर्कुलेट होता है। तो ये आप ये ज़हन में रखें कि जब हम आगे डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि जो सीलियक डिजीज है उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है। चलें जी आगे चलते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है, ये स्किन के अंदर है, ये ध्यान में रखें, ये स्किन के अंदर है। और स्किन के अंदर इसका क्या फंक्शन है, क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये थायराइड के अंदर है, और थायराइड के अंदर इसका क्या रोल है कि ये सिक्रीट करता है, सिक्रीशन बनाता है वहां से। अब इंटेस्टाइन के अंदर है, आंत के अंदर है, तो वो क्या करता है, टिश्यू वही है, वहां इसका क्या रोल है, ये अब्जॉर्प्शन करता है, खुराक को वहां अब्जॉर्ब करता है और फिर भेजता है ब्लड के लिए। लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर क्या प्रोटेक्शन करता है ये, और साथ वहां जो आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वहां एक्सचेंज होती है।
लिवर क्या क्या अंदर करता है कि लिवर के अंदर भी ये होता है और वहां भी सिक्रीशन होती है। किडनी के अंदर भी ये लगा हुआ है, यही एपिथेलियल सेल की लेयर है, और वहां क्या करती है, फिल्ट्रेशन का रोल करती है। और जब वो फिल्ट्रेशन खराब हो जाती है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर रीनल फेलियर होता है। तो इसलिए ये देखें कि ये एक टिश्यू को समझना इसलिए जरूरी है कि ये टिश्यू हर ऑर्गन के अंदर मौजूद है और इसके डिफरेंट वहां फंक्शंस हैं। ये स्किन के अंदर क्या कि स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, ये थायराइड के अंदर क्या कि वो सिक्रीट कराएगा इसके जरिए, आंतों के अंदर के खुराक को जज़ब करेगा, लंग्स के अंदर क्या लंग्स की प्रोटेक्शन करेगा, और साथ साथ वहां गैसेस की एक्सचेंजेस के जरिए होंगी, और लिवर के अंदर सिक्रीट करेगा और किडनी के अंदर फिल्ट्रेट करेगा। ठीक है जी, आगे आए। अब ये हमारी आंत है, लुमेन ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन। अब ये जो यूं जो बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो खुदा ने ये ऐसा किया है कि आपकी थोड़ी जगह में ज्यादा चीज रख दी है, फोल्ड कर दिया, फोल्ड हुए हैं लेकिन यहां सारी खुराक अब्जॉर्ब होगी। लेकिन जैसे 10 मीटर के एरिया में 1 मीटर जगह दी है, जैसे आपका कर्टन होता है ना, कर्टन कितना बड़ा होता है लेकिन वो उसको जब फोल्ड करते हैं तो उसको छोटा हो जाता है। तो ये नेचर ने, चूंकि आंत के अंदर इतनी स्पेस छोटी उसकी डायमीटर होता है, उसके अंदर उसने इतनी कैपेसिटी रखी है कि बहुत सारी खुराक का वहां एब्जॉर्प्शन हो जाए, इसलिए उसने इसको फोल्डिंग बनाया है। उसको इसने रिलेशनशिप बिटवीन विलीज एंड माइक्रो विलीज ऑफ द स्मॉल। अब इसके ऊपर ये छोटे छोटे, इधर देखें, ये जो एक है माइक्रो विलीज है, और ये जो है आंत का एक डोट उसने बना, इसके ऊपर इस तरह बुर्श लगे हुए हैं। जब आपने ओजरी देखी होगी बकरे की, उसको देखते हैं तो उसके अंदर बुर्श टाइप चीजें लगी होती है। बुर्श जो लगे होते हैं बेसिकली यही अब्जॉर्ब करते हैं खुराक को। ये देखें ना, इसके अंदर आपने उसको, एक थोड़े बड़े होते हैं उनको विलीज कहते हैं, और एक माइक्रो विलीज होते हैं जो बिल्कुल बारीक भी होते हैं। तो बारीक से बड़े में अब्जॉर्प्शन होती है। देखें खुदा ने कितना एक निज़ाम रखा है कि आप जो खुराक खाते हैं उसको लिए अब्जॉर्प्शन के लिए एक लंबी शीट की ज़रूरत है, तो उसको उसने फोल्ड करके लिखी है ताकि सारी चीज़ें उसमें छोटी जगह में मसला हल हो जाए। अब समझ, यहाँ ही खराबी पैदा होगी जब हमारा सीलियक डिजीज जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, वो खराबी यहाँ ही होगी। अब देखें, अब थोड़ी सी बड़ी तस्वीर आ गई है। ये देखें ना, ऊपर जिस तरह किसी दीवार के ऊपर वो ऐसे निकली होती हैं, ये बेसिकली विलेज हैं, ये देखिए ना। और ये जो डॉट्स हैं, एक सेल के अंदर दूसरी टिश्यूज के दरमियान ये डॉट्स हैं, ये इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है इसको। अब खुराक जो है ना, वो ये देख रहा है कि उसका ट्रांससेलुलर रूट जो है वो देखें एक सेल के अंदर से भी आ रहा है, और एक ये जो जंक्शंस हैं दोनों के, इनके बीच से भी आ रहा है। ये जो लेयर है इसकी एपिथेलियल लेयर की, इसके ऊपर ना एपिकल मेम्ब्रेन्स होती है। मेम्ब्रेन का रोल होता है कि गट को जो है ना वो लुब्रिकेट रखना, वो कोई ना कोई सिक्रीट करता रहता है। तो ये टाइट जंक्शन, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये टाइट जंक्शन है इसके। और ये नीचे बेजल और लेटरल, ऊपर करें थोड़ा सा इसको, ये बेजल मेम्ब्रेन है, ये लेटरल मेम्ब्रेन है, और ये देखें एक बिल्कुल नीचे और एक दरमियान में, यहां भी मेम्ब्रेन्स हैं, इनका भी एक रोल है। अब बात आपको समझ रही है कि असल जो हमारी खराबी आएगी वो जो ऊपर विलेज है, जो ऐसे ऐसे यहाँ खराबी आएगी जब ऑटोम्यून कोई आपका बॉडी के इम्यून सिस्टम किसी न किसी वजह से जब ट्रिगर करेगा तो यहां वो ट्रिगर करता है, किसके खिलाफ ट्रिगर करता है, ग्लूटेन के खिलाफ करता है। जो हमारा ग्रेन्स है, जो हमारा गंदम है, या हमारे जौ है या ओट है,
इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है ग्लूटन, और ये ग्लूटन के खिलाफ इसकी फाइट होती है। हर बंदे के अंदर नहीं होती, लेकिन वो इम्यून सिस्टम जब किसी वजह से एक्टिवेट हुआ तो उसने ग्लूटन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अब जब ग्लूटन के खिलाफ उसने जंग शुरू की तो क्या ये जो विलेज हैं इनको उसने फिर मारना शुरू कर दिया, इन सेल्स को भी। तो जब ये सेल हमारे मर जाएंगे तो ये जो आपके वो है विलेज ये मरेंगे तो क्या होगा कि वहां अब्जॉर्प्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। अब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर खुराक अब्जॉर्ब नहीं होगी, उसको मोशन शुरू हो जाएंगे, वो अनीमिक हो जाएगा। तो वो बाकी हम डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले मैकेनिज्म को समझें, ठीक है ना। आगे जरा चलें। हाँ, ये अब यहाँ बैटलफील्ड सारी आ गई है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। ये बैटलफील्ड सारी आ गई है। ये इंटेस्टाइन है, ये हमारा एपिथेलियम है, कोलोडियम है, और ऊपर देखें ये ऊपर हमारी खुराक पड़ी है। ये जो पीले पीले चीजें नजर आती हैं ये ग्रेडियंट का मतलब है ग्लूटन यहां पड़ा है। और ये इधर वाली अभी फिलहाल दिखाएं ये, और ये जो कमेंसल बैक्टीरिया है कि जो आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, ये पूरा इसके अंदर पड़ा होता है पूरे फ्लोरा के अंदर, जो बहुत सारी चीज़ों को ये डिफेंस करता है। ये है जरासीम है लेकिन आपके लिए मददगार होता है। खुदा ने जरासीम के लिए फाइट के लिए भी जरासीम भी यहाँ रखे हुए। और ये इकोलाई है, आप कहेंगे यहाँ इकोलाई का क्या काम है। इकोलाई भी नॉर्मल हेल्दी जो गट है उसके अंदर रहता है। सम स्ट्रेन्स इसके खतरनाक होते हैं, सम स्ट्रेन इसके जो है फ्रेंडली होते हैं। तो ये जब यही इकोलाई जो फ्रेंडली पोजीशन में रहेगा तो आंतों में इन्फेक्शन पैदा करेगा, या यूरिन ट्रैक में चला जाएगा तो वहाँ इन्फेक्शन पैदा करेगा, वहाँ आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाती है। लेकिन यहाँ जो रह रहा है ये आपको तंग नहीं कर रहा। और यहाँ ये जो ग्लाइडिन है ये बेसिकली जो है ये है वो ग्लूटेन है। और ये आपका हाई फैट डाइट है, ये ऊपर उसके सारी ये ऊपर ये समझें कि आपकी आंत का अंदर हिस्सा है जिसमें ये चीज़ें सारी हैं। आप जो खाया, आपने दही खाया, गोश्त खाया, जो खाया वो यहाँ ट्रैवल करेगा। और ये नीचे वो जो हमने आपको विलाई वो दिखाए थे ये वो सारे हैं, ये जो ऐसे ऐसे हैं। अब ये इस हमने कहा था कि एक लेयर है और इस लेयर के नीचे आपका डिफेंस मैकेनिज्म पड़ा है। ये सेल पड़े हैं, ये मास्टर सेल है और उसके साथ जनाब आपके बहुत सारे मैक्रोफेजेस हैं। उसके साथ आपका हिस्टामीन पड़ा है, प्रोटेस पड़ा है, टी सेल पड़ा है, डेंड्रिटिक सेल पड़े हैं, साइटो। ये सारे सेल का क्या काम है कि ये सारे प्रोटेक्टिव हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि ऊपर कोई मसला होता है तो इन्होंने अटैक करना होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जो हमारा सीलियक डिजीज है इसमें जो एक्टिवेट होता है इम्यून सेल के अंदर वो टी सेल होता है, जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था जब ने हमने इंटरनेट। इसमें टी सेल है, इसमें मैक्रोफेज है। मैक्रोफेजेस का क्या काम है, वो डायरेक्ट खाता है, उसको खुदकश भी कहते हैं कि उसने जनाब जाके कोई बैक्टीरिया शैक्टीरिया अंदर दाखिल होता है तो वो खाता है उसको, वो डायरेक्ट बगैर किसी हेल्प के उसने अपना फंक्शन शुरू कर देना होता है। टी सेल खुद भी मारता है और बी सेल को इन्फॉर्म करता है कि वो एंटीबॉडी बना, भाई मेरे पास जो फौज है शायद कम हो जाए, तू भी फौज बना। तो ये सारे मिलके उसके खिलाफ फाइट करते हैं। अब इनकी फाइट किसके खिलाफ है टी सेल की, ये ग्लूटेन के खिलाफ है, जो व्हीट के अंदर गंदम के अंदर एक एलिमेंट है ग्लूटेन। ये टी सेल उसके खिलाफ एक्टिवेट होता है और उसके खिलाफ जब एक्टिवेट होता है तो ये फिर अपने जो आपकी वो जो विलाई है उन पे भी साथ अटैक करता है, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। जब उनको डैमेज करता है तो फिर वो जो सरफेस है वो बजाय यूं है, उसके अंदर अब्जॉर्प्शन होती है, वो अब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है। आप जो खुराक खाते हैं वो बॉडी का हिस्सा नहीं बनती,
मतलब जो आप ग्लूटेन खा रहे हैं वो बजाय ग्लूटेन के खिलाफ जो फाइट है वो आपकी सारी खुराक भी लेके चला गया, क्योंकि डायरिया हो गया, अब्जॉर्ब नहीं हुई खुराक, तो क्या हो गया, नीमिया होगा, कोई स्किन के मसाइल पैदा होंगे, कमज़ोर हो जाएगा बच्चा, आपको नज़र आएगा। तो फिर जब बच्चा खुराक भी खा रहा है, कमज़ोर हो रहा है या डायरिया हो रहा है, तो फिर उसका ये टेस्ट कराया जाता है ग्लूटेन का कि कहीं इसको ग्लूटेन वीट का तो सीलिएक तो नहीं है इसको। मैं डायरेक्ट भी आपको दवाइयां बता सकता था, इतना मुझे तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। मैं कहता सीलिएक देखें भाई, सीलिएक का ये दवाई है, लेकिन जब तक आपको सीलिएक का मैकेनिज्म नहीं पता, सीलिएक का आपको मैकेनिज्म नहीं पता कि सीलिएक किस बला का नाम है, तो फिर अगर आप ये मैकेनिज्म समझते हैं, इसकी कॉजेज बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको ये मैकेनिज्म समझे कि अंदर होता क्या है। और दुनिया में यह कहा जाता है कि जी सीलिएक का तो कोई इलाज ही नहीं है। आप जाएं नेट पे 200 लेक्चर सुने, सब यही कहेंगे कि सीलिएक का कोई इलाज। सीलिएक का इलाज क्या है कि ग्लूटेन अवॉइड करें, ग्लूटेन को अवॉइड करें, ऐसी खुराक खाएं जो ग्लूटेन फ्री हो। अब वो होती भी बड़ी महंगी है। हम तो जैसे हमारा थर्ड वर्ल्ड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बर्मा है, श्रीलंका है, ये जितने लोग हैं, बांग्लादेश है, या जो लोग इतने अफोर्डिंग नहीं है, तो वो सीलिएक फ्री डाइट कहाँ से वो ग्लूटेन फ्री डाइट खरीदेंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तो ये इंटरनेशनली एक बड़ा चैलेंज है खुराक का, कि गंदम तो हमारी बेसिक खुराक का, या जौ है या ओट है, ये हमारी बेसिक खुराक का हिस्सा है। तो उससे ग्लूटेन को निकाल के खिलाना, तो ये एक बहुत बड़ा, और अक्सर बच्चे इससे उनकी जो है सेहत खराब हो जाती है, और अगर ये डायग्नोज सही ना हो तो उनकी डेथ भी हो सकती है कमज़ोर होके। तो ये ध्यान में रखें कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमने शुरू में पढ़ा था, वो सारा एक्टिवेट हो जाएगा और इस ग्लूटेन के खिलाफ फाइट करेगा, और बजाय ग्लूटेन के अपने जो आंतों के जो सेल हैं उनको भी मारना शुरू कर देगा। आगे चलेंगे, आ गया जी कोई? वो कहता है जो वैसे उसने बैरियर, इंटेस्टाइनल बैरियर कंपाउंड ऑफ स्फीयर लेयर्स प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोबायल इन्वेजन। वो कहता है कि हमारा जो आंतों का जो निज़ाम है, ये मुख्तलिफ बैरियर की से जो है वो बना हुआ है, जो कि फ़ौरन उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल ऑफ द सेंट्रल एंटेरिक नर्वस सिस्टम इन्वेट इन द लुमिना प्रोपिया नॉट शोन द इंटरनल लुमिनल कंटेंट। अब वो कहने का उसका मकसद है कि ये जो हमारा एपिथेलियल सेल है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, इसके साथ मसल है, मेम्ब्रेन्स हैं, ये सारे जो है ना फिर इसमें, और उसके पीछे नीचे प्रोटेक्शन जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म सारा पड़ा है, जो सेल्स हैं आपके वाइट सेल, उसके जो अक़साम हैं जैसे मैक्रोफेजेस है, टी सेल्स है, बी सेल्स हैं, तो वो एक्टिवेट होते हैं। बार बार वही समझा रहा है कि वो एक्टिवेट होते हैं, वो ग्लूटेन के खिलाफ उन्होंने जंग करनी होती है, जो फिर जंग ये मैदान बन जाता है, उसको भी मारो, फिर अपने भी साथ मारे जाते हैं। समझ आई आप? आगे चलें, ये भी वही है। आगे चले, आगे चले। अब वो कहता है कि वीट रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ द वीट रिलेटेड। वो कहता है एक तो ऑटोइम्यून है जिसका हम जिक्र करें, जिसको कहते हैं सीलिएक डिजीज। ऑटोइम्यून क्या होता है? सीलिएक डिजीज है। इसमें डिफ्रेंशिएट वो करेगा कि एलर्जी भी हो सकती है, आपको कोई एलर्जी भी हो सकती है, उससे भी ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो सीलिएक है वो बेसिकली ऑटोइम्यून है, कि आपकी बॉडी का अपना निज़ाम आपके खिलाफ फाइट शुरू कर देता है। एलर्जी भी किसी फॉरेन पॉलिटिकल के खिलाफ एक बॉडी का रिएक्शन है,
जैसे किसी फूड से, चावल से भी एलर्जी हो सकती है, आपको वीट से एलर्जी हो सकती है, मिल्क से एलर्जी हो सकती है, एग से एलर्जी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो डिफ्रेंशिएट ये करना है कि ये एलर्जी है या सीलियक डिजीज है। अच्छा, इनहेट वो कहता है आपको नॉन सीलियक सेंसिटिविटी ऑटो में अंदर हो सकती है कि आपके अंदर एक इनहेशन, मतलब बाई वरासतन भी आपने कोई इनहेट ऐसी चीज़ की हुई है तो वरासतन भी कोई ऐसी सेंसिटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से जैसे दमा हो जाता है या वो तीनों को अलग कर रहा है। लेकिन हमारा जो टॉपिक बेसिकली है वो है ऑटोम्यून और सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज ये है कि आपका अपना ही निज़ाम आपके खिलाफ फाइट करेगा और अपने ही सेल को, जो आपके ऑब्जॉर्प्शन सेल्स हैं, जिसने आपको खुराक को ऑब्जॉर्व करके आपके जिस्म में, ब्लड के अंदर आपके जिस्म का हिस्सा बनाना है, ये उसको फाइट करके यहां मारेगा। समझ आ गई जी स्टार्ट की भी आपको? आगे चलते हैं जी। वो इसमें जरा थोड़ा सा बड़ा करें इसको। ये उसने एक आपको बताया हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स हैं कि 1 in 130 हेल्दी पीपल्स हैज सीलियक डिजीज, कि 133 में से एक बंदा जो है वो सीलियक डिजीज का शिकार। आप देखें कितनी बीमारी है ये, 133 में से एक बंदा। ये इंटरनेशनल 3 मिलियन US सिटीजन आर लिविंग विद दिस डिसऑर्डर। अमेरिका में 3 मिलियन लोग जो है इससे, और 60% ऑफ चिल्ड्रन एंड 41% ऑफ अडल्ट हैं, कि इसमें बच्चे ज़्यादा हैं बड़े कम हैं, मतलब 40 और 60 का रेशो चल रहा है। आगे चलते हैं जी, राइट पे लाओ, लेफ्ट पे, थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दें इधर। कॉज क्या है इसका? जैसे मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, कॉज क्या? डैमेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को जिसने डैमेज करना है। व्हेन यू ईट एनी फूड दैट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटेन, वो प्रोटीन जिसको ग्लूटेन कहते हैं, जो वीट में, जौ में उसका हिस्सा है, उसके अंदर अगर वो होगी तो वो क्या करेगी, वो इसको, उसके खिलाफ फाइट शुरू हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी, और जंग शुरू होगी तो फिर जो आपके हेल्दी सेल्स को भी साथ मारे जाएंगे। ग्लूटेन इज द प्रोटीन फाउंड इन wheat, rye, barley, oat, stick to food like fruits, vegetables, meat, rice। ये इन चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है, और ये फिर चीज़ें कहते हैं जी आप छोड़ दें। राइस के अंदर नहीं होता, कम होता है, या बहुत ही माइक्रो लेवल का होता है लोग, और कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर ये होता है। ठीक है जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप बाज़ार में जाएं तो ऐसा तो नहीं होता, उसमें गंद भी मिक्स होती है। आप खा रहे हैं वो चिकन, और उसके ऊपर लेयर लगी हुई है ब्रेड की, कोटेड है। तो दुनिया में तो अब वो जब कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर लिखते हैं कि इसमें ग्लूटेन है। आप चीज़ को फरोख्त नहीं कर सकते बगैर ये लिखे कि ग्लूटेन फ्री है या ग्लूटेन है। हमारे यहाँ तो ये कोई सिस्टम ही नहीं है ना कि ये ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि वहाँ तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड निकाले। तो वहाँ कोई भी डाइट आप लेने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये शुगर है, शुगर नहीं है, ये शुगर फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है, इस पर ग्लूटेन है। क्योंकि एलर्जिक, बास लोग किसी फूड से एलर्जिक भी होते हैं। जैसे वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिकती हैं जिसमें लिखा, लोगों को वेस्ट में, यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, वो लोगों को ना इसकी नट्स की एलर्जी है, मीट की, तो वो हर चीज़ के ऊपर वो लिखा होता है कि ये नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा जो है वो नट्स खा के, अगर उसको बिस्किट खा लिया तो उसके अंदर नट्स हैं, उसके अंदर एग्स हैं, तो वो खा के उससे
एलर्जिक रिएक्शन से बंदा की डेथ भी हो सकती है। आगे चलें जी। थोड़ा बड़ा करें यार नजम, इसको देख यार, इसको थोड़ा बड़ा करें यार। इसको बड़ा करें जी। उसने ये ग्रुप बनाए, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ पर्सन विद, वो कहता है कि कुछ रिलेटिव में फैमिलीज ऐसी होती हैं कि एक में से 2 को हो सकते हैं, 4 को भी हो सकते हैं, ज़्यादा की हो। सेकंड डिग्री रिलेटिव ऑफ पर्सन 3 to 6 हो सकते हैं। पर्सन विद द फॉलोइंग कंडीशन, डाउन सिंड्रोम जो है उसको ज़्यादा हो सकती है, विलियम सिंड्रोम है उसको ज़्यादा, टर्नर सिंड्रोम है उसको ज़्यादा हो सकती है। और ये परसेंटेज उनमें ज़्यादा है, मतलब डाउन सिंड्रोम 100 में से 8 को हो सकता है। और टर्नर सिंड्रोम कहता है वो ना मेल और फीमेल मिक्स जो होते हैं उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। उसमें वो कहता है ये 6 को हो सकता है। और विलियम सिंड्रोम 8 को हो सकता है। ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर, जिनको थायराइड का डिसऑर्डर है वो हम आगे थायराइड भी ऑटोइम्यून हम पढ़ेंगे, उनको चांसेस ज़्यादा है, उनको भी 3 पर 100 में से 3 को हो सकता है। और हीमोग्लोबिन ऑफ डेफिशिएंसी जो है, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है जिनके अंदर, तो उनमें 2 से 8 लोगों को हो सकता है। टाइप ऑफ डायबिटीज 1 मिलेटस को 2 से 5 लोगों को हो सकता है, जिनको शुगर है उनको ये सीलियक डिजीज हो सकती है। और जनरल पॉपुलेशन 1% है। अब देखें जो हमारी एक प्रोडक्ट है एलेक्सोन, जिसको हम शुगर में इस्तेमाल करते हैं। अब एलेक्सोन जो है, जब गंदम का आटा व्हाइटनेस प्रोसेस कराते हैं, उसको सफेद करते हैं, आमतौर पर ब्राउन सा होता है, जब उसको व्हाइट करते हैं, जैसे शुगर को व्हाइट करते हैं, तो वो ब्लीच डालते हैं उसको व्हाइट करने के लिए। और उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की बाई प्रोडक्ट है एलेक्सोन, जो बीटा सेल को मारती है। तो प्रोसेस फूड जो है वो देखें क्या करता है कि उसके अंदर एक केमिकल है जो क्या करता है, जो आपके लबलबे के अंदर, पैंक्रिया के अंदर मौजूद बीटा सेल की डेथ करवाता है। तो दुनिया में एक देखें, यह भी एक फाइट है कि बहुत सारे केमिकल जो प्रोसेस फूड्स के अंदर आ रहे हैं वो भी आपके लिए कितने नुकसानदेह हैं कि एक प्रोसेस बाई प्रोडक्ट है उसकी वीट की, और वो एलेक्सोन बनता है उससे, उसकी आपकी डायबिटिक पेशेंट हो रहे हैं। समझ आइए आपको। और ये 1900 कुछ में एक फ्रांसीसी बंदे ने रिसर्च की थी, उसने ये जो एलेक्सोन है चूहों को खिलाई थी, और चूहों को जो है ना जब एनालिसिस किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जो बीटा सेल की डेथ करता है ये जो एलेक्सोन है। तो हम उससे वो पढ़ के ही मैंने पिछले अरसे से हमने एलेक्सोन को डायबिटीज में इस्तेमाल किया। तो इसी तरह हम जैसे वाइट शुगर है हमारी, उसका वो भी प्रोसेस फूड है। तो दुनिया में ये बहुत सारे प्रोसेस फूड्स के अंदर जो केमिकल जनरेट हो जाते हैं या उसके अंदर ये प्रोसेस के अंदर बहुत है, तो वो इंसानों के लिए कितने नुकसानदेह हैं। तो अब तो शुगर को देखें ना, वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं जी। अब व्हीट एलर्जी एंड ग्लूटेन एलर्जी में वो क्या कहता है, थोड़ा बड़ा करें। व्हीट में कहता है नियर इमीडिएट and slightly delayed symptom following a meal that include wheat। इसमें वो कहता है कि जो व्हीट है, पूरी व्हीट में, उसमें इमीडिएटली और स्लाइटली, और ये जो क्या होता है, स्टफ नोज है, वीजिंग है, वाटरी आइज है, बट कैन आल्सो इंक्लूड डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड शॉक्स। और इधर खाएं जी, थोड़ा सा लेफ्ट करें,
ग्लूटेन क्या है? नॉट ट्रू एलर्जी, ये ट्रू एलर्जी नहीं है, नॉट ट्रू एलर्जी और एन एक्सेप्टेड मेडिकल कंडीशन। आगे नीचे इसके क्या आते हैं? शॉर्टन ऑफ द सीलियक डिजीज, नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, डर्माटाइटिस, अर्पिफॉर्माइस और ग्लूटेन एटेक्सिया। इसके स्किन के भी मसाइल हो सकते हैं, एटेक्सिया भी, खिंचाव भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन उसने किया है कि व्हीट एलर्जी और ग्लूटेन में फ़र्क है। आगे चलते हैं जी, टाइप ऑफ ग्लूटेन। वो फिर थोड़ा सा ब्रीफ करता है कि वो सीलियक डिजीज क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब बात बार बार पक्की कर रहा है, आपका ध्यान में बिठा रहा है कि क्या होता है, ये ग्लूटेन है, ऑटोइम्यून है, क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना तो याद रखे ना यार, ये ग्लूटेन है, ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। ये तो इतनी तो आपको। अब ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी क्या है, इंटॉलरेंस टू ग्लूटेन विदाउट डैमेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्क पता लग गया कि जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है उसमें उसको डैमेज नहीं करता स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो डैमेज करता है सीलियक वाला। और व्हीट एलर्जी की डेफिनेशन, इम्यून रिस्पॉन्स टू वन और मोर प्रोटीन फाउंड इन व्हीट। वो एक सिर्फ ग्लूटेन के खिलाफ नहीं है, पूरी जो व्हीट एलर्जी है, नॉट और सिंगल एलिमेंट ग्लूटेन के खिलाफ नहीं है। बात को समझें कि डिफरेंशिएट करा रहा है आपको कि उसमें सिर्फ ग्लूटेन के खिलाफ है और वो आंत को डैमेज करेगा। जो व्हीट एलर्जी की डेफिनेशन है कि ये इम्यून रिस्पांस है, आपका इम्यून सिस्टम किसी के खिलाफ रिस्पांस देता है टू वन और मोर प्रोटीन फाउंड, एक सिर्फ नहीं प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन, एक ग्लूटेन प्रोटीन के खिलाफ नहीं है, इसके अंदर और भी केमिकल्स। सिम्टम क्या है, डायरिया डायरिया डायरिया, उसमें भी डायरिया है, उसमें भी डायरिया है, उसमें भी डायरिया है। ब्लोटिंग ब्लोटिंग ब्लोटिंग, उसमें भी ब्लोटिंग है, उसमें भी ब्लोटिंग है। अब्डोमिनल पेन उसमें भी है, अब्डोमिनल पेन इसमें भी है। उसमें एब्डोमिनल पेन वेट लॉस है, इसमें एब्डोमिनल पेन ब्रेन फॉग एंड हेडेक है, वहां वेट लॉस नहीं है। एलर्जी में वेट लॉस नहीं है, सेंसिटिविटी में वेट लॉस नहीं है, उधर वेट लॉस। जब वेट लॉस होगा विद द ग्लूटेन तो आप क्या समझेंगे, इसको सीलियक है। क्लिनिकल देखें, प्रैक्टिशनर के मसाइल क्या हैं। प्रैक्टिशनर मरीज को जब देखता है तो उसने बगैर टेस्टों के भी कुछ असेसमेंट बनानी होती है ना, और डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट डायग्नोसिस जो है, यही एक माहिर होम्योपैथ की पहचान है या माहिर डॉक्टर की पहचान है कि वो देखता है ये खसरा है, ये चिकन पॉक्स है, ये हर्पीज है, ये रैश उसकी फीवर रैश है जनरल किसी की। तो ये डिफरेंशिएशन है ना, तो यही तो पहचान है कि आपने ये ध्यान में रखना है कि जब वेट लॉस होगा, डायरिया होगा, ब्लोटिंग होगी, पेन होगा, तो साथ वेट लॉस हो, तो फिर आपने लेबल करना है ये दिस इज द सीलियक। अब वो कहता है कि जो एलर्जी में क्या होगा, एलर्जी में थोड़ी सी चीजें और हो गई, रैश आ गया, इचिंग आ गई, उसमें इचिंग रैश कोई नहीं है। लफ्ज जहां भी एलर्जी आएगा ना, ये ध्यान में रखें, वहां खारिश इस तरह की चीजें जरूर आएंगी, छींकें आएंगी, खारिश आएगी, ये ध्यान में रखें। जी एलर्जी रिएक्शन में ये स्वेलिंग आ जाएगी, आर्टिकेरिया हो जाएगा। डिजीज की मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है, एलर्जी की मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। तो हम इतनी लंबी चौड़ी में इस लेक्चर को बनाने का मकसद ये था कि मैं तो व्हीट एलर्जी का आपको इलाज तो यूं टिप्स पे मैं रोज ही करता हूं, मैंने तो आपको बता देना था। आप क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करते,
कि दिस इज द वीट, दिस इज द सीलिक, दिस इज द ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंड दिस इज द वीट एलर्जी। देखिए ना, सारे ऊपर तीन चीजें तो तीनों में है। आपके पास बंदा आएगा बच्चे को लेके, जी मेरे बच्चे को डायरिया है, उसको ब्लोटिंग भी है, गैसेस भी बन रही हैं, पेट भी फूलता है और उसको पेट में दर्द भी है। अब वो एलर्जी की आप तो उसको दवाई दे रहे हैं, उसके अंदर भी तो ये अलामात हैं, लेकिन आगे जाके फिर वो डिफ्रेंशिएट करता है, उसको खारिश भी होगी, उसको इचिंग भी होगी, लेकिन वेट लॉस सबसे डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि इसको एनीमिया हो जाएगा। एलर्जी वाले को एनीमिया नहीं होता, इसको एनीमिया हो जाएगा। और इसीलिए इसमें लेसिथीन बड़ा अच्छा काम करती है एनीमिया के अंदर। वो लेसिथीन लिखना मैं भूल गया था, तो लिखूंगा। वो चूंकि चीज़ें सामने आती हैं, दवाइयाँ भी जहन में आती हैं, वो जब उस पर आएंगे तो उसमें ट्रीटमेंट क्या है जी, उनके पास क्या ट्रीटमेंट है? एलिमिनेट ऑल ग्लूटेन फ्रॉम डाइट। कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ग्लूटेन खाना छोड़ दें। और दूसरे में भी वो कहता है कि जो सेंसिटिविटी है उसमें भी एलिमिनेट कर दें। और तीसरे में थोड़ा जो आगे ऊपर करें, ये थोड़ा सा ऊपर कर यार, वो कहता है गंदम ही उड़ा दें, फीड खाना ही छोड़ दे। जैसे हमारे आजकल के जो सियासतदान है ना, कहते हैं महंगाई हो, कहते हैं जी रोटी खाना छोड़ दो, डबल रोटी खाओ। तो बेसिकली ये बड़ा चैलेंज है, बेसिकली ये बड़ा चैलेंज है। और हर दौर में जो तबीब होते हैं ना, उनको डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं। होम्योपैथी दुनिया में वाइज साइंस है, जिसके सामने, जिसको दुनिया में इस वक्त अल्टरनेटिवली होम्योपैथी है और कोई साइंस नहीं है। और होम्योपैथी जो है, वो पहले जो लोग थे हमारे, जो शुरू की होम्योपैथी है, जो शुरू की होम्योपैथी, जो हनीमैन के ज़माने की होम्योपैथी, हनीमैन ज़माने के करीब करीब की जो होम्योपैथी है, वो सारे इन चीज़ों को समझते थे, वो सारे इन चीज़ों को समझते थे। वो बेसिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को जो समझते थे। उन्होंने काम किया मटीरिया मेडिका पे, उन्होंने काम किया ऑर्गेनन पे। अच्छा, हमारे जो लोगों को ये मैसेज बड़ा गलत आ गया कि जी हमने तो मटीरिया मेडिका ही पढ़ना है। वो अल्लाह के बंदे, उन्होंने मटीरिया मेडिका इसलिए पढ़ना था कि वो उसने कहा कि प्रूव्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करो, उसने कहा कि सिंगल मेडिसिन का इस्तेमाल करो, उसने कहा कि सिमिलर मेडिसिन का इस्तेमाल करो। और बेशुमार अफरोज़ों में यह कहता है कि खबरदार बगैर प्रूफ शुदा दवा का इस्तेमाल करो। यह इंसान दुश्मनी है कि बगैर प्रूफ शुदा दवाई का आप इस्तेमाल करें। अब उन्होंने मटीरियल मेडिका पे काम बड़ा किया, 1000 1200 1500 अलामात उन्होंने प्रूव की। मुश्किल था ना, हमें मैसेज बड़ा गलत मिल गया। पहली बात है कि पैथोलॉजी एनाटॉमी पढ़ना ही छोड़ दो। वो सारे एमबीबीएस डॉक्टर थे, वो सारे एमबीबीएस डॉक्टर थे अल्लाह के बंदो, लिहाजा उनको तो ये बेसिक सारी पता थी। आपने ये बेसिक ही छोड़ दी और आप सीधे मटीरियल मेडिका के पीछे पड़ गए, तो वो आपको भी समझ नहीं आया। और आपने दो मालाई कहानियां बनानी शुरू कर दी मटीरियल मेडिका पे। वहां से चला तो वहां से निकला, तो वहां से धुआं आया, तो वहां ये हुआ, तो वहां एक कहानी ऐसे ही। और फिर वहां एक और हमारे साथ जुल्म हुआ इसके साथ साथ।
कैंट का दौर आया। जब कैंट का दौर आया तो कैंट ने बहुत अच्छी किताब लिखी, रेपर्टी, बड़ा लायक आदमी था, मैं खुद उसका बड़ा मद्दाह हूं। कैस ने कहा कि आप इस तरह करें कि एक दवाई दे के तो वेट करें। बल्कि वो तो एक्सपर्टी इतनी थी उसकी को, जो दवाई देता था लोग ठीक होते थे, वो ज़ाहिर वेट करता था उसका कि भाई प्रोसेस शुरू हो गया है और ये प्रोसेस शुरू हो गया है, आप वेट करें जब तक कि प्रोसेस रुकता नहीं है। लोगों ने समझा, जो अनपढ़ थे इस सिस्टम में शामिल हुए थे, जिनको ना बेसिकली एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती थी, जिन्होंने मटीरियल मेडिका के चंद दवाइयां याद करके उन्होंने लोगों का इलाज शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा भाई एक दवाई दे के 6 महीने इंतजार करो, साल इंतजार करो। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त यूरोप में होम्योपैथी के हॉस्पिटल थे, वहाँ सर्जरीज होती थी, वहाँ इलाज होते थे, और दुनिया का जो ड्रग माफिया है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था कि ये तो अल्लाह के बंदे, ये कोई नई साइंस आ गई है तो लोग इनकी तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। उन्होंने ये जो बंदे हैं ना यहाँ बीच में छोड़े, जिन्होंने इस फलसफे को बहुत जोर दिया कि बस दवाई दे के 6 दवाई, लोग भागना शुरू हो गए ट्रीटमेंट से। आपका वजूद तो मरीजों से है ना, अगर मरीज ठीक नहीं होंगे तो लोग तो भागेंगे। तो ये 30-40 साल का जो स्पेल गुजरा है, ये बड़ी तबाही इन्होंने फैलाई है। देखिए आर्गेनन में दो जगह बड़ा वाज़ेह वो कहता है, एक्यूट डिजीज में कहता है कि जब तक आपको दुरुस्त दवाई नहीं मिलती दवाई बदलते जाएं, एक के बाद दूसरी के तीसरी चौथी पांचवी छठी, जब तक आपको दुरुस्त दवाई नहीं मिलती। इसलिए उसने आपको ये खुली छुट्टी दी, इसलिए दी कि कहीं बंदा ना मार दें आप कि दवाई दे के 6 महीने इंतजार करो। वो भाई बाज लोग तो 1 मिनट के अंदर आपने ठीक करने हैं, बाज लोग तो सेकंडों में आपने ठीक करने हैं, बाज लोग आपने घंटे के अंदर ठीक करने हैं, मिनटों के अंदर ठीक करने हैं यार। तो इस सोच ने, इस गलत मैसेज जो लोगों को कन्वे हो गया, हालांकि उसकी नीयत में ये नहीं शामिल था, कैंट की नीयत में वो तो एक्यूरेसी दवाई। और अगला क्रोनिक डिजीज में क्या फ्रोजन वो कहता है कि जब दवाई काम करना शुरू कर दे तो उस वक्त तक ना रिपीट करें जब तक वो काम छोड़ दे। आपने तो ना सोचा ना समझा, बंदा लाहौर से आया, पिंडी में डॉक्टर बैठे हैं, जो पूरी दे 6 महीने बाद आके मुझे बताना यार, ऐसा होता है कभी किसी दुनिया की साइंस में? कहीं आर्गेनन में ऐसा लिखा है यार? लिखा है तो वो फरोजो मुझे जरा दिखा दो। मैं तो सबकी इज्जत करता हूं जिन्होंने इस दुनिया में इस साइंस की खिदमत की है। आप कुरान पाक को छोड़ बैठे हैं, आपने जनाब जाके जी फलां जो है वली ये कहता था तो फलां बुजुर्ग ये कहता था। वो अल्लाह के बंदे, जो कुरान पाक में लिखा है पहले उसको तो सुनो पढ़ो कि वो क्या कह रहे हैं। जो आर्गेनन में लिखा है उसको आपने छोड़ दिया। आपने पकड़ लिया, रास्ते में एक बंदा उठ के कहता है जी यूं करो, तो आपने उसको पकड़ लिया कि ये ठीक कह रहा है भाई। आर्गेनन में एक एक चीज उसने वाज़े करके लिखी है, एक एक चीज उसने वाज़े करके लिखी है, और उसने कहा है आपको, और सख्ती से कहा है। आज भी मैं 17 नंबर ऑफ फ्रोजन पढ़ रहा था, उसने सख्ती से कहा है कि आपका काम क्या है? मरीज को ठीक करना। आपका काम क्या है? मरीज को ठीक करना। आपका काम यह नहीं है दानश्वराना बकवास करना। उसने बड़ा सख्त लफ्ज बोला है कि दानश्वराना बकवास करना, किससे कहानियां लोगों को दानश्वराना अंदाज में सुनाना और साइंस को कहना कि इसको छोड़ दो, पैथोलॉजी कोई साइंस नहीं है। और ये जो कहते हैं कि हम मरीज का इलाज करते हैं, हम मर्ज का इलाज नहीं करते। वो यार कोई भी अफरोजम उठा के देखे जिसमें उसने मर्ज का जिक्र ना किया हो।
ये मर्ज है ना सीलियक, आप इसको समझते ही नहीं है भाई। एक गंदम के 3 हिस्से हमने करके रख दिए, तो आपने इसको समझा ही नहीं। व्हाट इज द सीलियक, व्हाट इज द ग्लूटेन सेंसिटिविटी, व्हाट इज द व्हीट एलर्जी, आपने डिफरेंशिएट ही नहीं किया भाई। एक बात को, एक गंदम को, एक गंदम को, तो किस्से कहानी जो लोगों के थे वो किस्से कहानियां गए खत्म। अब ना मरीज किस्से कहानियां सुनने को तैयार हैं, अब मरीज किस्से कहानियां सुनने को तैयार नहीं है, और ना हम आपको किस्से कहानियां अब सुनाने देंगे। हनीमन बड़ा दलेर आदमी था, बहादुर आदमी था, समझ आइए आपको। वो इनके गले भी बंद करता था, इनके मुंह भी बंद करता था। लिहाजा ये किसी वहम अपने जहनों से उतार दें कि हम किस्से कहानियां आपके सुनेंगे। अब हम आपके किस्से कहानियां नहीं सुनेंगे और ना लोग सुनेंगे। सही साइंटिफिक अंदाज में इस होम्योपैथी को समझे जो अवाइल होम्योपैथी थी, और इस होम्योपैथी का रिवाइवल करने वाले हम लोग, जो इस पिछले 20-25 सालों में इसका रिवाइवल हुआ ना, वो हम लोगों ने किया कि हमने जिंदगी का एसेट अपना नहीं छुपाया, जिंदगी की सारी कमाई आपको दे दी, बला मुआवजा दे दी। कोई माइकल हाल है? जिंदगी की सारी कमाई आपको दे दी। लिहाजा हम ये समझते हैं कि हमने अगर आपकी जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी का एसेट अपना आपको दे दिया, तो हम किसी को ये इजाजत देंगे कि वो इसको तबाह करे, इसको लूटे और इसका तमस्करा लाए और इसके खिलाफ बोले? ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लिहाजा हम इसके हिफाजत करने वाले हैं, और हम जुबान भी रखते हैं, हम जहन भी रखते हैं। इसलिए ये जो लोग हैं इस सिस्टम को डिरेंज करने वाले, वो बिल्कुल निकल जाएं कहीं और बेचें, कोई और काम करें, कोई और सौदागरी करें, कोई और मैजिक करें, कोई और शोबदाबाजी करें, छोड़ दें इसको, और हम आपको नहीं करने देंगे। ये मेरी बात जहन में रखें। इसलिए ये बेसिक्स हमने, ये सीलियक डिजीज, अगर मैं आपको ये बता देता कि यार दिस इज द एक सीलियक डिजीज होती है जिससे ग्लूटेन से एलर्जी होती है, या ग्लूटेन ऑटोम्यून होती है, तो आप ये दवाइयाँ दे दें। मसला मेरा ये नहीं है। मेरा मसला जो है वो ये है कि जो बेसिकली 4 पिलर है ट्रीटमेंट के, 4 पिलर क्या है? ऑर्गेनन आपको आता हो, आपको मटीरिया मेडिका आता हो, आपको थेराप्यूटिक्स का पता हो, व्हाट इज द डिजीज, आपको रेपेटाइजेशन आती हो। ये वो 4 पिलर्स हैं। और जो 4 पिलर छोड़ के कोई बात करता है, वो बात हम नहीं मानेंगे, वो बात नहीं मानी जाएगी भाई, वो बिल्कुल तस्लीम नहीं होगी। और ये बात ध्यान में रखें कि ये आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी कर लें यार, आप सिर्फ सीलियक की प्रैक्टिस कर लें, आप गुर्दे के पत्थरी की प्रैक्टिस करके करें तो सही ना, एथिक के साथ करें, इल्म के साथ करें, नॉलेज के साथ करें यार। अगर आप सारा दिन में 10 मरीज देखते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज के मरीज देखते हैं, आपका एक भी ठीक नहीं होता, इससे बेशक एक कोई गुर्दे के समझ के करने लें तो 10 की जगह 20 हो जाएंगे। मेरी बात याद रखें। वो कहेंगे यार मेरा फलाने की भी पथरी निकली, चलो चलते हैं उसके पास, फलाने की भी निकली थी, चलते हैं उसके पास। वो मेरे बच्चे को गंदम की एलर्जी थी तो मैं उसके पास गया तो ठीक हो गई थी। तो एक को तो समझ के करें ना, बजाय कि आप कुछ भी ना समझें और वैसे ही हाथ पांव मारते फिरें। और एक डिजीज को समझें, फिर एक और का इजाफा करें, फिर एक और का इजाफा करें, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। कैद तो कोई नहीं, पाबंदी नहीं है आप पे, लेकिन अच्छे तरीके से करें ना। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ते, हम तो कोई कसर नहीं छोड़ते।
लेकिन मेरी बात याद रखें कि डिजीज को समझे बगैर उसका इलाज करना मुश्किल, ये बहुत ही मुश्किल है। समझ आई? आगे चलते हैं।